हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 चैप्टर नंबर 7 का। और चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? वेरिएशंस। इससे पहले हमने जो देखा था 7.1 में हमने देखा था डायरेक्ट वेरिएशन। आज हम देखने वाले इनवर्स। इनवर्स का मतलब जैसा डायरेक्ट में क्या हो रहा था कि अगर एक चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता था तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ पर डायरेक्टली पड़ता था, है ना। पर अब ऐसा नहीं है, अब होता है इनवर्सली। इनवर्सली मतलब अगर कोई चीज़ किसी एक चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो दूसरी चीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं ना वैसा। तो देखो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला भी बोल सकते हो, इक्वेशन भी बोल सकते हो आप। कैसा है कि अगर ए चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब आप लिखते हो तो उसको आपको ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखते थे? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको लिखने के और एक और तरीका है, पर अभी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मुझे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू के लिखना पड़ेगा, और उसके आगे ये एज इट इज लिखना पड़ेगा 1/b, और इस तरफ आ जाएगा मेरा ए। ऐसे ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा? a इज इक्वल टू के अपॉन बी, और मैं ये जो b है इसको यहाँ पर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी इज इक्वल टू के। ये एक टाइप है आपके लिखने का, और ये एक तरीका है आपके लिखने का। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, पर ऐसा लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि देखो k इंटू वन क्या होता है? k ही होने वाला है, ठीक है। इसको ये कब निकालते हो आप? ये निकालते हो जब आपको वेरिएशन चाहिए होता है, कांस्टेंट वेरिएशन, ठीक है। ये आपका आता है कांस्टेंट वेरिएशन, ठीक है। जब आपको कांस्टेंट वेरिएशन पूछा जाएगा ये तब आप बताओगे। एक चीज और होती है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जब आपसे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में बात होगी ना, तब ये वाला चीज इक्वेशन हम यूज करते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो आज हम ये दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। हमारा जो तरीका है सॉल्व करने का, जो 7.1 में था सेम चीज़ हमारी 7.2 में भी है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है सॉल्व करने के तरीके में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, द इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। एक कुछ काम दिया है, समझो एक वॉल बनाने का काम दिया है। उस वॉल बनाने के काम को अगर 6 दिन लगते हैं तो हमें कितने मजदूर या वर्कर लगते हैं? हमें 30 वर्कर लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक इसका कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कांस्टेंट निकालेंगे, फिर हम लोग एक बार चेक भी करेंगे। हमने पिछली बार भी किया था, एक बार जब हमने कांस्टेंट निकाल दिया था तो हमने क्या किया था ना, उसको एक बार वापस से चेक किया था कि क्या वो कांस्टेंट सही है या नहीं है ना। के इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आया था वो वाला। तो जब हमें पता चल गया कि यस ये राइट है और दोनों का दोनों कांस्टेंट सेम है हमारा, फिर हमने आगे की चीज़ें सॉल्व की थी। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। चलिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू जो है उसको मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप, ए ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू ए, और डेज जो है उसको मैं ले लेता हूँ बी, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के। फिर ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू के अपॉन डी। आप देखो आप ऐसा भी लिखोगे ना इसको, ए इज इक्वल टू
k इंटू 1/d। आप इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू k इंटू 1/d, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे k इंटू 1 को तो ये हो जाएगा k अपॉन d। ठीक है, चलिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 30, यहाँ पर तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30, और d की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6। तो ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू k अपॉन d यानी कि 6, और ये 6 यहाँ पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 6 इज इक्वल टू k, विच इज k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180। तो कांस्टेंट क्या आ गया आपका 180 आ गया। ये आपका एक कंडीशन की बात थी। अब हम चेक करेंगे दूसरी वाली कंडीशन, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 20 और डेज आपको दिए हैं 9, तो क्या इसका भी कांस्टेंट हमारा 180 ही आएगा क्या, एक बार वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, इस बार हमें दिया है नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास है 20 और हमें दिन दिए कितने 9। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, a इज इक्वल टू हमारा 20 इज इक्वल टू k अपॉन 9, और यहाँ पर आप आ जाएगा 20 इंटू 9 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18 और ये एक 0 आ गया, तो k इज इक्वल टू 180। यस, ये तो सेम आ गया हमारा। चलिए, अब हमें पता चल गया कि k कांस्टेंट हमारा कितना है 180 है, तो मैं k कांस्टेंट यहाँ पर ही लिख देता हूँ क्योंकि हमारा बार बार यूज़ होने वाला है, इसके लिए k कांस्टेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब हम लोग लेते हैं थर्ड वाली कंडीशन, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, नंबर ऑफ डेज बदी है। उन्होंने क्या कहा है कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लगते हैं। ठीक है, 12 दिन लगते हैं, और अब हमें क्या बताना है कि कितने वर्कर्स हमें लगेंगे उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करने के लिए, जब कांस्टेंट कितना है हमारा 180 है। चलिए, तो नंबर ऑफ वर्कर हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, और डेज हमें दिए हैं 12, और k कांस्टेंट तो इस बार हमें पता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सीधा सीधा 180 लिखूँगा इस बार, क्योंकि मुझे पता है k कांस्टेंट मतलब क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a, जो आपको पता नहीं है, तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। आप इसको चाहे तो 3 से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 0 कैरी हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। तो नंबर ऑफ वर्कर आपको लगेंगे 15। जब आपके पास k कांस्टेंट 180 है और आपको डेज लगने वाले हैं 12, तो नंबर ऑफ वर्कर कितने आ गए आपके पास 15। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आपके पास है नंबर ऑफ वर्कर दिया है, इस बार नंबर ऑफ वर्कर है इस बार आपके पास 10, नंबर ऑफ वर्कर आपके पास है 10, और डेज आपको पता नहीं है, डेज आपको पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सेम जैसा हमने पिछली बार किया था ऐसे ही करेंगे हम इस बार भी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 180 अपॉन डी, डी मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मुझे डी पता करना है। चलिए, तो ये जो डी है, ये जो आपका डी है, ये यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब ये डिवीजन में है, तो ये निकल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका d इंटू 10 इज इक्वल टू 180, और अब ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में। ये आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन में, तो ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन 10 इज इक्वल टू डी, और देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 18। यानी कि आपको, अगर आपको 10 वर्कर दिए जाएं किसी का, मतलब वो जो एक पर्टिकुलर हमारा काम था जैसे हम कर रहे थे, अगर हमें 10 वर्कर्स दिए जाए तो हम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे उसको, 18 डेज में कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है,
चलिए अब आपकी जो लास्ट कंडीशन यानी कि फिफ्थ कंडीशन है उसमें आपको दिए हैं 36 डेज और उसमें नंबर ऑफ वर्कर हमें पता नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ वर्कर को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस बार आपके पास डेज दिए यानी कि 36 डेज, 36 आपके पास डेज हैं और नंबर ऑफ वर्कर आपको इस बार फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ वर्कर यानी कि ए एज इट इज रहेगा मेरा 180 डिवाइडेड बाय 36। अब देखिए 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 हो जाएगा और ये 0 कैरी हो जाएगा ऊपर सेम, और 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। तो नंबर ऑफ वर्कर मुझे लगेंगे 5 अगर मुझे कोई काम 36 डेज में कंप्लीट करना है तब। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर, आप जितनी भी आंसर आप लिखते हो उन सबको आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि टीचर को पता चले कि आपका आंसर क्या आया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है। पहले आपको सारी चीज़ें दी जाती थी, है ना, मतलब आपको बॉक्स में या ऐसा जैसा हम लोग कर रहे थे वैसा हमको पता चल रहा था। इस बार थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर दिया है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। आपको यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट पता करना है। आपको देखो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पता करना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी पता करना है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो आपको पता है कि के मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ए इंटू बी इज इक्वल टू के होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by Q। इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पता करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by Q, जो हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू K इंटू 1 by Q। ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू K अपॉन Q, और P की वैल्यू कितनी दी है आपको 15 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, Q कितना हमारा 4। तो ये जब 4 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू K, और 15 4 जा कितना होता है 60, तो K इज इक्वल टू आ गया हमारा 60। K इज इक्वल टू आ गया हमारा 60। ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर मत लिखो आप, एक मिनट, यहाँ पर लिखो देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 60। अब हमें क्या बोला उसने, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी पता करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन सिंपल है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा आपका P इंटू क्यू इज इक्वल टू के, P इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर लिख दो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन is P into Q is equal to 60। ओके ओके, चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 by W के। Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 by W, तो ये हो जाएगा हमारा Z इज इक्वल टू K इंटू 1 by W, और जो हो जाएगा हमारा Z इज इक्वल टू K by W। चलिए
तो z की वैल्यू आपको दी है 2.5, तो यहाँ पर आप लिख दोगे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू के अपॉन डब्ल्यू, यानी कि 24। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाई 25, ये जो पॉइंट है मैं बाद में यूज करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। 5 4 20, ठीक है। 5 2 10 प्लस 2 12 इंटू 5 सॉरी 4 2 8 या 2 4 8, 2 2 4, तो कितना आ गया 0, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो आंसर आएगा आपका 60। तो मेरा कितना आया k इज इक्वल टू आ गया 60। आप ऐसे लिखने से अच्छा आप यहाँ पर दिखा दो कि आपने क्या किया है, तो आप लिख दो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू k विच इज 60, और ये क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दो आप कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 60। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता करना है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा आपका z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू के, और z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। यहाँ पर आप लिख दो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन is z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 60। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका s इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t² के। यहाँ पर ध्यान देना, आपको t² दिया है। अभी तक आपके पास एक भी बार स्क्वायर या ऐसा रूट वगैरह की बात नहीं थी, इस बार आपके पास स्क्वायर आया है। तो t² क्या है 5 है। s इज इक्वल टू कितना है 4 और t इज इक्वल टू 5। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लेंगे, हम लोग कांस्टेंट वाले फॉर्म में लिख लेंगे। तो s इज इक्वल टू k इंटू 1/t², ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू k अपॉन t², राइट। और s कितना है आपका 4 इज इक्वल टू k अपॉन t², यानी कि 5 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, जो होता है आपका 25। तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको बता दो कि k अपॉन 25। अब ये 25 वहाँ पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 4 इज इक्वल टू k विच इज k इज इक्वल टू 100। k is equal to 100, therefore constant of variation is, यहाँ पर आप लिख दो constant of variation is 100। नेक्स्ट हमें क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे s इंटू t² इज इक्वल टू k, और s इंटू t² इज इक्वल टू होता है 100। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज s इंटू t² इज इक्वल टू 100। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 9। दोनों की वैल्यू आपको दी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले हमारा जो इक्वेशन हमें दिया है उन्होंने। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√y के, ये हो जाएगा आपका
x इज इक्वल टू के इंटू 1/√y, जो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू के अपॉन √y, और x की वैल्यू आपके पास है 15 इज इक्वल टू के अपॉन 9। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू के अपॉन 3, है ना, और ये 3 जो ऊपर जाएगा 15 के पास तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15 इंटू 3 इज इक्वल टू के, तो k इज 45, k इज 45, कांस्टेंट आपका आ गया 45। यहाँ पर आप लिख लो देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 45। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, सॉरी ये नहीं आएगा ना आपका, यहाँ पर आएगा आपका x इंटू √y इज इक्वल टू 45, और ये क्या है आपका, ये है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन is x इंटू √y इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर लिए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व। तो आज के लेक्चर में हम इसको इतना रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।